नमस्कार, स्वागत है आपका रिपोर्टर पारुल में। और आज हम आए हैं रतनगढ़ के सबसे पुराने पुस्तकालय में, जिसका नाम है हनुमान पुस्तकालय। ये ग्रंथागार में शामिल है और ये सबसे पुराना पुस्तकालय है जहां से लोग आगे भी बढ़े हैं और अपनी अपनी रुचि के अनुसार यहाँ उन्होंने हर किताबें पढ़ी है। तो हम देखते हैं पुस्तकालय की तरफ और कहते हैं कि 1919 से पूर्व इस पुस्तकालय का गठन हो गया था और अभी कलकत्ता ट्रस्ट के द्वारा इसका कार्य चल रहा है। तो पुस्तकालय के बारे में और ज्यादा चर्चा करेंगे हम अमरचंद जी दाइमा से, जो पुस्तकालय को संभालते हैं, इसकी देखरेख करते हैं और इतने सालों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो हम अमरचंद जी से वार्ता करेंगे। अमरचंद जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल रिपोर्टर पारुल पर। और मैं जानना चाहूंगी, आपको कितने साल हो गए हैं यहाँ अपनी सेवाएं देते हुए? मेरे को 24 साल हो गए यहाँ पर। 24 सालों से आप इसको संभाल रहे हैं? हाँ, मैं पहले बिजली विभाग में था, वहाँ से रिटायर हुआ। उसके बाद में यहाँ के मैनेजमेंट ने रिक्वेस्ट की कि हमारा पुस्तकालय संभाल लो, तो मैं 24 साल से स, स, तो अमरचंद जी, रिटायरमेंट के बाद से आप अपनी सेवाएं यहीं दे रहे हैं, तो आपको कैसा लगता है? पुस्तकालय के बारे में कुछ बताएं हमें। पुस्तकालय के बारे में ऐसा है कि माननीय सेठ सूरजमल जी जालान के द्वारा ये बनाया हुआ है। 105 साल हो गए इन्हें बने हुए। इतना संग्रह यहाँ है जितना आसपास के शहरों में भी नहीं है, यानी कि बीकानेर के लगभग से बराबर है। इतना साहित्य है यहाँ से सहायता लेके अनेक सदस्य यानी पाठक यहाँ से सहायता लेके कई कोई बैंक में लग गए, कोई कहीं लग गए, सर वो आज भी पुस्तकालय को याद करते हैं कि हमें पुस्तकालय से इस प्रकार की सहायता मिली, तो आज हम इस पोस्ट पर पहुंचे हैं। तो अमरचंद जी बता रहे हैं कि यहाँ से अनेकों ऐसे लोग पढ़े हैं जो आगे बढ़ गए, कोई बैंक सर्विस में लग गया, कोई गवर्नमेंट जॉब में लग गई। तो 1919 से ये पुस्तकालय चल रहा है। तो आपकी रिटायरमेंट से पहले भी कुछ यादें थी क्या पुस्तकालय के साथ? हाँ, मैं तो उस पुस्तकालय जैसे अन्य ग्राहक सदस्य आते थे, जैसे पढ़ते टाइम हम यहाँ भी आते थे, तो उस टाइम वहाँ शुल्क 3 रुपये था। तो सन 60 से पहले यानी 60 तक तो हम शिक्षा में विभाग विद्यार्थी थे, तो विद्यार्थी टाइम में आते थे यहाँ पर। तो उस टाइम में सदस्य फीस या ये 3 रुपया थी सालाना। सालाना क्या एक बार में। अब धीरे धीरे क्या हुआ, फिर 3 रुपये हुए, फिर 5 रुपये हुए, फिर 10 हुए, फिर 30 रुपये हुए। तो 30 के बाद में मेरे आने के बाद में मैंने 100 रुपये वो सदस्य शुल्क रखा, क्योंकि 500 रुपये की एक पुस्तक देते हैं, तो उसमें थोड़ा बहुत तो ये पता होना चाहिए कि भी फीस कुछ न कुछ अमानत राशि लेते हैं। तो अमानत बोल के लेते 100 रुपये लेते हैं आजकल। सालाना फीस है 100 रुपए यहाँ की? सालाना नहीं है, वो एक ही बार लेते हैं, एक ही बार लेते हैं, वो भी रिफंडेबल है। अगर सदस्य नहीं रहना चाहते हो, जैसे मान लो आज आप सदस्य बने हो, अगर सदस्य 6 महीने बाद, साल भर बाद या 2 साल बाद या 10 साल बाद में नहीं रहना चाहते, तो आप वो 100 रुपये वापस रिफंडेबल भी है। मतलब एक प्रकार की अमानत राशि लेते हैं वो। सिर्फ अमानत राशि ले रहे हैं और 100 रुपए रिफंडेबल भी है। तो यहाँ सबसे पुरानी पुस्तक आप बताएंगे कि वो कौन सी है? 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है, नई भी है। तो कौन कौन से, मतलब यहाँ साहित्य, संस्कृत, हिंदी? ये सब्जेक्ट है ना, ये इतने कम से कम 75 सब्जेक्ट है इस विषय की। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 75 सब्जेक्ट है, मतलब 75 चीजें हैं, जिसमें नाटक, उपन्यास, संस्कृत, हिंदी, साहित्य, कृषि, अर्थशास्त्र, हर चीज मिली हुई है। और ये पुस्तकालय इतने सालों से ऐसे ही मेंटेन कर रहे हैं। तो कुछ रोचक बात बताएंगे पुस्तकालय के बारे में? किसके बारे में? इसके पुस्तकालय के लिए, हाँ, इसको चलाने में आपको कोई कठिनाई, परेशानी या कोई सहयोग नहीं ऐसा नहीं, कुछ? कोई परेशानी नहीं। सदस्यों का कोई अच्छा व्यवहार रहता है, मैनेजमेंट का भी अच्छा व्यवहार है। तो कुछ नया साहित्य चाहिए, तो वो हमें 10,000 15,000 का बजट दे जाते। तो बोले अब जैसा जैसी लोगों की रुचि है उसी हिसाब से आप पुस्तकें मंगा लिया करो। तो उस हिसाब से हमने कम से कम 7-8 हज़ार पुस्तकें नई भी मंगाई है। तो नए सदस्यों के लिए पुरानी पढ़नी चाहे वो पुरानी पढ़ लो, नई पढ़नी चाहे नई पढ़ लो। हर विषय की पुस्तकें है, कहानी भी है, साहित्य भी है, हास्य भी है, सब कुछ प्रकार का है। तो यहाँ लगभग कितनी पुस्तकें होंगी? लगभग 25,000 पुस्तकें हैं फिलहाल। 25,000 से ज्यादा पुस्तकें आप मेंटेन कर रहे हैं? मैं हाँ कर रहे हैं। तो अभी जैसे अमरचंद जी, मोबाइल का जमाना आ गया है और लोग फोन पर ही सब कुछ देख लेते हैं। तो पुस्तकों के प्रति अभी भी क्या लोगों का लगाव है, या आप कुछ ऐसा कहना चाहेंगे? पुस्तकों के प्रति लगाव तो है, किंतु वो जो जितना पहले लगाव था नहीं था, होता ना, वो अब नहीं है। मतलब लगाव कम हो रहा है पुस्तकों के प्रति? धीरे-धीरे बस कम हो रहा है, मोबाइल के चलते हो रहा है विशेष कर तो।
तो आपको क्या लगता है जो ज्ञान हमें पुस्तकों से मिलेगा क्या वो फोन से मिल जाएगा? वो तो नई टेक्नोलॉजी है तो नई लोग नई नई की तरफ झुकना ज्यादा ज्यादा पसंद करेंगे, पुराने की तरफ ज्यादा कम कम घुसने को। फिर भी पुस्तक प्रेमी जो है वो पुस्तक पुस्तक ही पढ़ेंगे, उस ये से नए में नहीं जाएंगे। तो पुस्तक प्रेमियों के लिए हनुमान पुस्तकालय बहुत बड़ी जगह है जहां 25,000 से ज्यादा पुस्तकें ये लोग व्यवस्थित करते हैं। तो हनुमान पुस्तकालय को देख रहे हैं और देख रहे हैं कि ये यहाँ की स्टडी चेयर है और यहाँ बहुत सारी अलमारी है जिसमें पुस्तकें ही पुस्तकें लगी है। तो हमारे सामने एक सदस्य उपस्थित है हनुमान पुस्तकालय के, हम इनसे जानकारी चाहिए कि आप यहाँ के सदस्य हैं। नमस्ते सर, आपका क्या नाम नमस्ते, है? मेरा नाम अनिरुद्ध दादीच है और मैं जब कॉलेज में पढ़ता था सन 2004 तक मैं यहाँ का सक्रिय सदस्य था। तो अनिरुद्ध जी हमें मिले हैं और अब थोड़ी चर्चा करते हैं इनसे सदस्यता को लेकर और हनुमान पुस्तकालय के बारे में। तो सर मुझे बताएं कि आपकी क्या रुचि रही कि आपने पुस्तकालय ज्वाइन करा? जब मैं पढ़ता था तो कंपटीशन की तैयारी करता था तो यहाँ क्या है कई तरह के न्यूज़पेपर आते थे। अब घर पे संभव नहीं, अधिक से अधिक एक पेपर मंगा सकते, 2 पेपर मंगा सकते। तो यहाँ उस समय न्यूज़पेपर की इतनी मारामारी रहती कि जल्दी से नंबर नहीं आता। मैंने वो दौर भी देखा है, इतनी भीड़ रहती थी, लेकिन आज ये दौर भी देखा है, यहाँ पुस्तक पढ़ने वाला कोई नहीं है। और जब तक मैं रतनगढ़ रहा, तब तक मैं सन 99-98 से लेकर 2004 तक यहाँ नियमित रूप से आता था और यहाँ का सक्रिय सदस्य भी मैं अभी भी हूँ। अभी भी मेरे पास इसकी रसीद मिल जाएगी। मतलब आप 1999 से इसके सक्रिय सदस्य हैं। तो 1999 जब आते थे कोई ऐसी रोचक बात जो आपके जीवन को प्रेरणादायक लगी हो? 1999 में आते थे तो एक तो ये है और घंटाघर के नीचे वाचनालय, तो वहाँ हमें न्यूज़पेपर पढ़ने को नहीं मिलते थे। जैसे एक न्यूज़पेपर लगभग 16-17 पृष्ठ आते हैं, तो एक पृष्ठ किसी के पास मिलता, एक पृष्ठ किसी के पास मिलता। इतनी मारा-मारी न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए भी लगी रहती थी। लेकिन अब मोबाइल का युग आ गया, तो परिवर्तन अब सब आपके सामने देखते-देखते इतना समय बदल गया। तो पुस्तकालय को लेकर आप क्या कहेंगे? मतलब मोबाइल और पुस्तकालय की जो लड़ाई चल रही है कि एक लाइब्रेरी फोन में भी खुल जाएगी तो बाहर आने की क्या जरूरत है? या इस दौर में आपको लगता नहीं कि फोन से ज्यादा मिलकर बैठकर जो ज्ञान एक दूसरे से बांटा जाता था वो ज्यादा अच्छा था? मैं तो सबसे यही कहना चाहता हूँ कि हर घर के अंदर छोटे बच्चे होते हैं, उन बच्चों को थोड़ा-थोड़ा हफ्ते में, महीने में 1 दिन पुस्तकालय लाना चाहिए, तो उनका थोड़ा-सा किताबों के प्रति रुचि बैठे। आज हम देख रहे हैं बच्चे खाली समय होते ही वो या मोबाइल चलाते हैं या टीवी देखते हैं, उनका फिजिकल विकास भी कुछ नहीं है और बौद्धिक विकास तो चाहे किसी के भी बच्चे हो, वो शून्य है, उनको कुछ भी नहीं पता। मेरे हिसाब से 100 में से 99 बच्चे ऐसे हैं, उनको न्यूज़पेपर पढ़ना नहीं आता, उनको पता ही नहीं न्यूज़पेपर क्या है। लेकिन पहले ऐसी बात नहीं थी, बच्चों को समय खाली होता, तो पूरा उपयोग करते थे। जैसे मेरे घर में भी बच्चे हैं, कुछ भी मतलब नहीं है। तो यदि हफ्ते में, महीने में यदि बच्चों को स्कूल वाले लेके आए, कुछ उन्हें जानकारी भी मिले और ये भी पता चले रतनगढ़ में इतनी पुरानी संस्था है, आज लगभग 100 साल बहुत होते हैं और यहाँ के जो जालान परिवार उसको बहुत-बहुत धन्यवाद कि रतनगढ़ जैसे शहर को इतनी बड़ी देन इन्होंने दी है। तो आगे यदि कंटिन्यू रहे, तो मेरे हिसाब से स्कूल वगैरह, कॉलेज वगैरह थोड़ा बहुत विज़िट कभी-कभी ना होना ही चाहिए, ताकि ये भी आगे बढ़े और प्रेरणा मिले क्योंकि भविष्य में ये सब बातें भूतकाल में खत्म होने वाली है। ये बात सही कही आपने कि भविष्य के अंदर पुस्तकों की बातें खत्म हो जाएगी कि डिजिटल युग है, सब कुछ फोन में आ रहा है और आप नोटपैड के जरिए कुछ भी नोट कर सकते हैं। लेकिन पुस्तकों से जो ज्ञान मिलता है, जो लिखने की शैली होती है, जो पढ़ने की शैली होती है, वो हम नहीं बदल पाएंगे। तो अनिरुद्ध जी कुछ और कहना चाहेंगे आप सभी को, जितने सदस्य आपके साथ या अपने दोस्तों को, कुछ पुरानी बातों के साथ कि हाँ नए युग में भी वापस वो पल जीने भाई चाहिए? यही है कुछ समय निकालना चाहिए, आना चाहिए। भई हमें समय यदि नहीं मिलता, तो हम अपने परिवार के जो सदस्य हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं या और भी है, उनको भी कम से कम महीने में 15 दिनों में 1 बार यहाँ लाना चाहिए, ताकि वो भी मोटिवेट हो। देखो मोबाइल अपनी जगह है, लेकिन पुस्तक, पुस्तक ही है। पुस्तक से जो ज्ञान हमें होगा, वो मोबाइल से बिल्कुल भी हमें प्राप्त नहीं हो सकता। हमारे बड़े-बुजुर्ग पहले भी कहते हैं कि पढ़ी हुई बात आदमी कभी नहीं भूलता और आज मोबाइल है, तो 1 सेकंड में आदमी सब भूल जाता है। मैक्सिमम लोग ये भी भूल जाते हैं, इसका नाम क्या है और इसके मोबाइल नंबर क्या है। ये बात अनिरुद्ध जी ने बहुत पते की कही कि पढ़ी हुई चीज कभी नहीं भूली जाती है और वही है कि फोन में है तो हम क्यों ही याद रखेंगे। तो इसी के साथ पुस्तकालय के बारे में हमने इतनी जानकारी ली और पुस्तकों के बारे में रुचि रखने वालों के लिए पुस्तकालय बहुत बड़ी जगह है। तो अमरचंद जी, जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पुस्तकों का संग्रह है और मैं देख रही हूँ कि यहाँ हिंदी गणित में कोई नंबर अंकित है जो 1 नंबर है, तो 1 नंबर से लेके यहाँ अलग अलग नंबर लगे हैं, तो इनके बारे में कुछ बताएंगे? ये जो अलमारियां है जिसमें पुस्तक रखी हुई है वो अलग अलग अलमारियां है। जैसे 1 नंबर से 100, जैसे 1 नंबर से 185 नंबर तक है, वो एक अलमारी में पुस्तक रखी हुई है। अच्छा, इस अलमारी में पुस्तकें हैं। हाँ, इस तो हम अलमारी, खोल के देख सकते हैं अमरचंद जी? हाँ जरूर देख सकते हैं आप, खोल के दिखा देता हूँ। हाँ।
ये पुस्तकें कम से कम 100 साल से पुरानी पुस्तकें हैं इसमें। ये पुस्तकें 100 साल से पुरानी है। जहाँ हम देख रहे हैं यहाँ ग्रंथ है सारे, इन पे नोटिंग लगी है श्रीमद् भागवत कथा, और ये सारे चरित्र है, वाक्या चरित्र। जो भी ग्राहक सदस्य है पुस्तक के नंबर बता दिए, रजिस्टर बना हुआ है, रजिस्टर में नंबर बता देंगे, बोले ये पुस्तक चाहिए तो वही नंबर हम निकाल के दे देते हैं। हाँ, तो हम नोट कर रहे हैं कि हर पुस्तकों पे नंबर अंकित किए हुए हैं और पुस्तकालय को मेंटेन करने के लिए अलग अलग नंबर की वाइज किताबें रखी हुई है कि इस अलमारी में इतने नंबर से इतने नंबर है, इस नंबर से इस नंबर पर तक इतनी ये किताबें हैं। तो ये जितनी भी अलमारी यहाँ लगी हुई है इन सब में किताबें हैं। हाँ, सब में किताबें हैं। और हम देख पा रहे हैं कि जहाँ श्रीमद् भागवत कथा चल रही थी उसके बाद में अभी यहाँ आध्यात्मिक किताबें बहुत है, और कुछ किताबों पर तो ये मतलब बहुत पुरानी किताबें हम नोट कर सकते हैं कि ये नाम ऐसे हैं संस्कृत के, जो संस्कृत पढ़ने वालों के लिए बहुत सही है। और इसी माला के अंदर एक बार अमरचंद जी मुझे बताएंगे कि यहाँ औषधीय ऐसी किताबें भी है क्या, जो हर प्रकार की औषधि की है, ज्योतिष की है, कर्मकांड है, वेद संबंधी किताबें हैं, हर प्रकार की। जैसे सब्जेक्ट आपको बताया ना 75 सब्जेक्ट है, सब 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 किताबें 75 सब्जेक्ट्स में से यहाँ पे वेद, अर्थशास्त्र, पुराण, उपन्यास, कहानी और संस्कृत साहित्य और सब कुछ यहाँ पर है। और हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं हम देख रहे हैं कि यहाँ बहुत सारी अलमारी है जहाँ नंबर से ये किताबें लगी है, और कुछ किताबें बहुत सारी किताबें ऐसी है जो 100 साल पुरानी है, और ऊपर भी हम अलमारी देख सकते हैं जहाँ नंबर लगे हैं और हमें बहुत किताबें नजर आ रही है। ये पुराने ग्रंथ है, जैसे शिव पुराण है, पुराने पुराण है, भगवत पुराण है, भागवत कथा है, वो सारे ग्रंथ इस प्रकार के से है, एक एक पन्ने वाले हैं। जैसे पंडित लोग व्यास पीठ पर बैठ के पढ़ते हैं ना, उसी प्रकार की ये ग्रंथ है। किंतु ये ग्रंथ इतने पुराने हो गए, 100 साल से ज्यादा हो गए, किंतु इतने पुराने हो गए कि वो पढ़ते तक टूट जाते हैं। इसलिए ये ग्रंथ हम घर पर नहीं देते पढ़ने के लिए, यही देखने के लिए देते हैं। हाँ, वही मैं जानकारी चाह रही थी कि इतने पुराने ग्रंथ है तो क्या इन्हें हम ले सकते हैं क्या, लेकिन वो सही है कि इतने सालों से इन्हें पढ़ा जा रहा है, लेकिन फिर भी ऐसे पन्ने हैं जो निकल सकते हैं किताबों से, लेकिन फिर भी इनको संजोए रखा है पुस्तकालय ने। जैसे मान लो पन्ना मतलब फट भी जाता है तो उसकी रिपेयरिंग भी करते हैं। मतलब जो पुराना हो रहा है उसको आप नया सा बना के ही रखते हैं, पुस्तकालय को अभी भी मेंटेन करके रख रहे हैं। नहीं होता है, किंतु जैसे मान लो टेप से चेप कर रख देते हैं। दूसरा जैसे जैसे मान लो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ग्रंथ है, इस इसका इस पे लिखा है विष्णु धर्मांतर महापुराण। हाँ, तो इस प्रकार के ये ग्रंथ इतने पुराने हो गए, किंतु घर पर नहीं देते इसको, यहीं पढ़ ले देख ले, घर पर देने से सेफ नहीं रहती। सेफ नहीं रहता है, हाँ। लोग उतनी तरीके से नहीं रखेंगे जैसे आप रख रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि आज की पुस्तकों से एकदम अलग है इनकी बनावट, और एक एक पन्ना अलग अलग है, जिसको देखकर इस ग्रंथ का पता लगाया जा सकता है कि ये कितना पुराना है। और कुछ ग्रंथों के नाम तो ऐसे हैं जो हमने सुने भी नहीं होंगे, वो भी पुस्तकालय के अंदर हमारे पास है। ज्यादा से ज्यादा हम भगवत गीता, शिव महापुराण या रामचरित रामायण इन सब किताबों के बारे में जानते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ हर टाइप का ग्रंथ है। जैसे ये विष्णु महाशास्त्र है जिसमें से विष्णु भगवान के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो ये सब मेंटेन करने में आपको मतलब अच्छा लगता है? अच्छा आपकी अच्छा रुचि लगता है, लगती है? हमें संतोषी है कि हम पुराने ग्रंथों को संभाल के रख रहे हैं। हमने देखा कि इन्होंने बहुत ज्यादा अच्छे से सब कुछ कवर करके रखा है ताकि वो लाइफ टाइम के लिए चले, और ये एक इतिहास ही है अपने आप में कि 100 साल पुराने ग्रंथ हमारे पास रतनगढ़ में हनुमान पुस्तकालय में उपस्थित है। तो आगे बढ़ते बढ़ते हम देख रहे हैं कि यहाँ बहुत सारी अलमारी है। तो अमरचंद जी, मैं कुछ और जानकारी चाहूंगी, जैसे कि हनुमान पुस्तकालय की स्थापना कब हुई और कैसे हुई, कैसे विचार आया कि इसकी नींव रखी जानी चाहिए? ये इनकी स्थापना माननीय सेठ सूरजमल जी जालान द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, 1919 में की गई थी। उसे आज 105 साल हो गए उसको से। अब इनकी सोच ये थी कि कुछ ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिक्षित हो, ज़्यादा से ज़्यादा इन्होंने स्कूलें भी खोली, पुस्तकालय भी खोला। बहुत लोग आते थे, बहुत लोगों ने अपने अपने ढंग से अच्छे से यहाँ से सहायता लेके अच्छे से पोस्टों पर भी पूछते हैं। और हाँ, आज जब जैसे मैं हूँ तब से भी मेंटेनेंस करते हैं इसकी। कोई पुस्तक मान लो खुल भी जाती है, सिलाई खुल जाती है, तो उसकी सिलाई भी करते हैं, फट जाती है तो चेप के पीते हैं। इस प्रकार की मेंटेनेंस करते हैं, हमें संतुष्टि है इसकी कि हम ग्रंथ को संभाल के रख रहे हैं।
तो जालान जी का ये विचार था कि रतनगढ़ शिक्षित हो और जिनके पास शिक्षा पूर्णतया नहीं पहुंच सकती है उनको शिक्षित करने के लिए हम पुस्तकालय में एकदम न्यूनतम दर के ऊपर उन्हें पुस्तकें उपलब्ध करवाएं और उससे वो पढ़कर आगे बढ़े। और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो ये सब पढ़कर आगे भी बढ़े हैं। तो पुस्तकालय का निर्माण का सबसे प्रारूप यही बनता है कि सबको शिक्षित होना जरूरी था, इसलिए उन्होंने पुस्तकालय का निर्माण करवाया। तो अमरचंद जी, जैसे कुछ कोई पुरानी रोचक ऐसी बात जिसके बारे में जो हम जानते नहीं हो, क्योंकि हमारे से तो बहुत पहले के पुस्तकालय चल रहा है। नहीं, जब से सेठ जी ने ये बिल्डिंग बनाई है तो इसका नीचे वाला जो तल है उसमें कथावाचक उपदेश भवन जिसे कहते हैं, उपदेश होता था। यहाँ कथाएं होती थी, वो कम ये पूरा हॉल भर जाता था। इतनी जगह नहीं होती, सीढ़ियों पर लेडीज बैठी रहती थी। पुस्तकालय दो नंबर पर पुस्तकालय बना हुआ है। 3 नंबर पर पहले रात्रि विद्यालय चलती थी, हमने सुना है ऐसा कि चलती थी। पहले 1-2 बार मैं भी आया हूँ, ऐसी बात नहीं है। जैसे वो गुरुजी श्री एक तो मोटाराम जी गुरुजी हुआ करते थे, स्वामी जी, और एक गुरुजी और होते थे। तो अब इसके बाद में धीरे धीरे वो नाइट स्कूल तो बंद होगी। बंद होने के बाद में ये पुस्तकालय और नीचे कथावाचक है। आजकल टीवी होगी, सब घर घर पर कथा होती है। कोई वो इतनी रुचि भी नहीं देखती, इसलिए वो कथावाचक भी वाला भी हॉल भी करीब करीब बन रही है। तो अमरचंद जी ने बताया कि पुस्तकालय में पहले नीचे के जो फ्लोर है उसके ऊपर कथा, कीर्तन, उपदेश, भागवत वगैरह ये सब होती थी और बहुत भीड़ होती थी। और इसके ऊपर जो फ्लोर है उसके ऊपर रात्रि कॉलेज लगती थी, मतलब कि वहां भी विद्यालय लगता था। और महाविद्यालय कहते थे ये 10वीं से ऊपर में जब जाते थे पुराने जमाने में कि हम कॉलेज में आ गए, तो वैसे रात्रि कॉलेज भी यहाँ लगता था और पढ़ाई होती थी। और अमरचंद जी भी आए हैं यहाँ 1-2 बार। तो सर, अब कैसा लगता था कि हम आ रहे हैं ऐसी जगह जहाँ इतने लोग हैं? और बड़ी खुशी है कि भी अपने रतनगढ़ नगर में इस प्रकार की एक व्यवस्था है। ऐसी व्यवस्था मेरे ध्यान में तो ऐसी आसपास में जगह नहीं है। हमें बड़ी खुशी है कि यहाँ रतनगढ़ में इस प्रकार की व्यवस्था है। तो हमने आपको दिखाया रतनगढ़ का हनुमान पुस्तकालय। एक बार आप भी जरूर आए, विजिट करें, क्योंकि 100 साल पुरानी एक परंपरा जो रतनगढ़ में राजा महाराजाओं के समय से चली आ रही है और उसे आप भी देखना चाहेंगे। और इसी तरह की रोचक खबरों को देखने के लिए और कुछ नई चीजें जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ हमारे चैनल रिपोर्टर पारुल पे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर ले, क्योंकि ऐसी रोचक वीडियो अब जल्द ही आपके सामने आने वाली है। और लगातार हमारे साथ बने रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और कमेंट करना ना भूले।